नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रविवार 22 दिसंबर को मेरी मुलाकात विकसित भारत के उन भारतीयों से हो गई जिनके जीवन में शायद समाचारों ने अभी तक हंगामा नहीं मचाया है। राजधानी दिल्ली के अखबारों की हेडलाइन तोप की तरह गरजती हैं, जिनमें अपना भारत सुपर पावर की तरह लगता है। लेकिन एक बार जरा आप शहर के कुछ साफ सुथरे और सुसज्जित हिस्से को छोड़कर यानी उसी शहर के दूसरे इलाके में फैल जाइए, तो आपको आज का शहरी भारत बिल्कुल अलग नजर आएगा। उसके सर पर गठरी है, चारों तरफ भीड़ है, सड़कों पर बेतरतीब व्यवस्थाएं हैं। किसी भी ढंग के अर्थशास्त्री का लेख पढ़िए, उसमें यही सवाल है, नौकरियां कहां हैं? जीडीपी 6% से नीचे आ गई है। अगर 6% पर आ भी जाए तो वह भी काफी नहीं। $1 85 रुपए का हो गया। इसकी बहस आबादी के बड़े हिस्से के सर से ऊपर गुजर जा रही है। इसी विकसित भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा पर मैंने लकड़ी की गठरी लाद कर घर लौटती हुई महिलाओं को देखा। इसी विकसित भारत में ट्रैक्टर पर थक कर चूर गठरी की तरह लदे मजदूर उसी दिन घर लौटते दिखाई दे गए और उनके बगल में लकड़ी की गठरी भी दोस्त बनकर बैठी हुई नजर आई। इसी विकसित भारत में मुझे उसी शाम लकड़ी की गठरियां बिकती नजर आईं, ताकि अमीर गुरुग्राम के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर इस सर्दी को कोल्ड में बदल दें और विंटर में चिल कर पाएं। उसी गुरुग्राम में जहां एक पेंट हाउस 190 करोड़ का बिका है, मैं लकड़ी की गठरी की नजर से विकसित भारत के सपनों को देखने लगा, जिनकी सीलन से आग की तपिश नहीं, ठंडे धुएं निकलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मीडिया ने अपने पर्दे और पन्ने से बाहर धकेल दिया है, ताकि भारत सुपर पावर नजर आता रहे। पूरी कोशिश होती है कि इन तस्वीरों पर ध्यान न जाए। यह आपका ध्यान ही है जिसे भटकाने के लिए सरकार जाने क्या क्या करती है। जहां भटक कर चला गया था, वहां से इसे वापस लाने का प्रयास करते हैं। जिस सरकार पर आप आरोप लगाते हैं कि वह आपका ध्यान भटका रही है, वही सरकार सिनेमा देखते समय आपका ध्यान न भटके सिनेमा से, इसके लिए पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ा रही है। मात्र 800 रुपए का टिकट लेकर पुष्पा देख रहे हैं लोग, और कानों में पॉपकॉर्न की कुरकुर की आवाज बज रही है। जो नहीं खा पा रहा है उसका भी ध्यान बगल वाले पॉपकॉर्न पर जा रहा है। पॉपकॉर्न का महंगा होना वैसे लोगों को राहत देगा जो महंगी टिकट लेने के बाद पेट दाबकर फिल्म देखते हैं और बिना टिकट के दूसरों को पॉपकॉर्न खाते हुए चुपचाप देखते हैं। इसलिए दयालु सरकार ने सोचा होगा पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ा देते हैं, ताकि कम से कम लोग इसे खाएं और कम से कम लोग कुरकुराएं। पब्लिक भी मस्त हो गई है, उसे दाम की चिंता नहीं, खुशी है कि जोक्स बनाने का टॉपिक मिल गया है। रेडियो और ट्विटर पर खूब लतीफे बन रहे हैं। सरकार जानती है कि ये पब्लिक अब इसी लेवल और लायक की हो गई है। इसे जोक्स का मैटर दे दो, बदले में थोड़ा टैक्स और ले लो। वो खुश है कि नोबेल प्राइज पर भी जीएसटी लगने वाली है। इस तरह के लतीफों में जनता उलझ गई है। मकई की ये दाने छिटक बिदक कर फटफुट करते हुए बर्तन से बाहर कूदने के लिए बेताब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठेले पर बिकने वाली मूंगफली और पॉपकॉर्न पर भी वित्त मंत्री की नजर पड़ गई है। 100 ग्राम पॉपकॉर्न खरीदते खरीदते बंदा यूं ही 5-10 ग्राम तो खा ही लेता है। मुफ्त का जो हिस्सा पेट में गया उस पर जीएसटी किस हिसाब से लेंगे? ठेले वाले को आप जीएसटी दे सकेंगे क्या? क्या उसे अब बिल की कॉपी रखनी होगी? क्या ठेले पर भुने जाने वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी लग गई है? सरकार ने कहा कि नमक और मसाले युक्त पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लग रही थी, लेकिन अब इसे पहले से पैकेट में डालकर बेचा जाएगा तो जीएसटी लगेगी 12%, और अगर इसमें चीनी मिली हो तो 18% का टैक्स। जनवरी 2023 के ऑक्सफैम के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 64% जीएसटी गरीब लोगों से आती है। आपको याद होगा कोयंबटूर के डी श्रीनिवासन साहब का किस्सा। उनका दर्द जीएसटी को लेकर छलक गया। मौके पर लोग हंस पड़े, बाद में उन्हें अकेले में जाकर वित्त मंत्री के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। कहा कि अगर कोई बन खाने के लिए मांगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन इसी बन में अगर क्रीम लगाकर दिया जाए तो 18% जीएसटी है। तो लोग कहते हैं बन दे दीजिए, क्रीम और जैम हम खुद ही लगा लेंगे। सीतारमण भी स्टेज पर इस बात पर हंसती हैं। उस वक्त कितना हंगामा हुआ था। जो हाल बन का हुआ वही हाल पॉपकॉर्न का हो रहा है। पता चल रहा है कि लोगों की खपत कम हो रही है, मगर जीएसटी बढ़ती जा रही है। जीएसटी की वसूली कैसे बढ़ रही है जब लोग खरीद नहीं रहे? कैसे नहीं बढ़ेगी? किसमें नमक है, किसमें चीनी है? खोज खोज कर जीएसटी लगाने से जीएसटी बढ़ेगी। नौकरी की परीक्षा के फॉर्म पर जीएसटी लगा देने से नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन जीएसटी की वसूली तो बढ़ जाती है। यह सरकार जो एक शिफ्ट में एक परीक्षा नहीं करा सकती, परीक्षा के फॉर्म पर जीएसटी ले रही है। यही कारण है कि जगह जगह से नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों के बीच असंतोष उभरता जा रहा है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र कई दिनों से धरना पर बैठे हैं। परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर तरह तरह के बयान आए। जिन्हें परीक्षा देनी थी वे परेशान हो गए। बिहार भर के छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। 3 दिनों तक भ्रम की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चली, कुछ घायल हो गए।
उसके बाद बीपीएससी का बयान आता है, नॉर्मलाइजेशन की बात कभी नहीं कही गई। लेकिन जब परीक्षा हुई तो पटना के ही सेंटर पर प्रश्न पत्र देरी से पहुंचा। यह भी आरोप है कि पटना के सेंटर पर नकल हुई, दूसरी जगहों पर भी। पहले तो आयोग ने इससे इनकार किया, फिर बाद में खुद ही स्वीकार कर परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द करने से करीब 12,000 छात्र प्रभावित बताए जा रहे हैं। अब ये छात्र धरने पर बैठ गए हैं कि सबकी परीक्षा एक साथ होनी चाहिए, नहीं तो अलग अलग होने से नॉर्मलाइजेशन का भूत फिर से नाचने लग जाएगा। हम लोगों का मांग एग्जाम इसलिए हम लोगों का मांग है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं चेयरमैन की एक सेंटर का पेपर रद्द हुआ है। ये धोखा है। बापू परीक्षा केंद्र एक सेंटर नहीं है, वो 3 जिला का बराबर का सेंटर। मन्नू भाई बोलते हैं कि एक सेंटर रद्द हुआ है। एक सेंटर पे 14 बच्चा बैठता है। शिवहर में 14 सेंटर था। यहाँ पर अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 24 सेंटर बनता है। मतलब जो पेपर लीक हुआ है वो 2 जिला के बराबर का पेपर लीक हुआ। मन्नू भाई बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन पेपर सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन पूछे हैं कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है, तो उधर क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि चिराग पासवान जी का कौन सा मंत्रालय है। चेयरमैन बहुत सीरियस है। हम लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पीएम बनाने की बात बोलते हैं, फ्री एग्जाम चाहते हैं। ये बोलते हैं पेपर लीक हुआ। अरे कौन कह रहा है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग तो कहना चाहते हैं कि मामला ये है कि बराबरी की लड़ाई है, अपन न्याय नहीं करे इसकी लड़ाई है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? लड़ कर लेंगे, जज कर लेंगे, देना होगा। तो ये हाल है परीक्षाओं का। राजधानी में प्रश्न पत्र समय से पहले नहीं पहुंचता है और राजधानी के सेंटर में चोरी भी हो जाती है। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि परीक्षा के फॉर्म पर 18% की जीएसटी ली जा रही है। उस पैसे से आज तक परीक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकी। इन मुद्दों पर बात ही नहीं होती भी है तो कोई असर भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जनता प्रदर्शन नहीं कर रही, मगर इन प्रदर्शनों का सरकार पर कोई असर नहीं दिखता। ना संवाद होता हुआ दिखता है, ना समाधान। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 27 दिनों से अनशन पर हैं, कैंसर के मरीज हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अनशन से किडनी, लीवर पर असर पड़ने लगा है। लेकिन क्या केंद्र सरकार के किसी मंत्री को फर्क पड़ा है कि कोई बुजुर्ग अनशन पर बैठा है? कम से कम जनता को दिखाने के लिए ही उनके बीच चले जाएं, उनसे बात कर लें, मना लें। जो जहां है उसके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। आप देखिए धर्म पर कितनी बहस है, मंदिर पर कितनी बहस है। क्या इस पर बहस है कि खेती में लागत 67% बढ़ गई जबकि किसानों की आय बढ़ी 57%। बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए 19 दिसंबर को डॉक्टरों ने कहा डल्लेवाल का जीवन खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की किसान विरोधी नीतियों, हट और झूठे वादों की आलोचना करते हुए ट्विटर पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना होगा कि आपकी किसान विरोधी नीतियों, जिद और झूठे वादों के ही चलते हमारे अन्नदाता किसान आपकी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसान स्वाभिमानी होते हैं क्योंकि वो देश का पेट पालते हैं। इस बार लाठी डंडे, आंसू गैस, रबर बुलेट, आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे अपशब्द भी नहीं चलेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ना बेहद चिंताजनक है और सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि आमरण अनशन खत्म करवाए, बातचीत का रास्ता अपनाए। जब आपने मजबूरन 3 काले कानून वापस लिए थे तो आपने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए कमेटी के गठन की घोषणा की थी। पूरा देश जानना चाहता है कि उस वादे का क्या हुआ। भूलिए मत कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उनसे धोखा देश से धोखा है। तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। गोदी चैनलों को खोलिए तो कुछ और ही भारत दिखाई पड़ता है, जिसे चेक करना पड़ता है कि वाकई में ऐसा भारत है या नहीं। आप अपने शहर में देखिए, चौराहे का हाल देख लीजिए। बत्ती नजर नहीं आती है, स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, लेकिन वहां पर वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस नजर आ जाती है। अपने जिले की खबर निकाल कर देखिए, सड़क का हाल बदतर है, चलने की जगह नहीं, लेकिन चालान जमकर काटा जा रहा है। इसी संसद सत्र में भारत सरकार ने बताया है, उसके सड़क परिवहन मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी दी है कि 2019 से 2024 के बीच कुल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12,632 करोड़ का चालान वसूल किया गया है। 18 करोड़ से अधिक का ई चालान काटा गया है। सबसे अधिक चालान उत्तर प्रदेश में काटा गया, करीब 2,500 करोड़। हरियाणा में 1465 करोड़ और बिहार में 1404 करोड़ रुपए का चालान वसूल किया गया। सरकार के अनुसार देश भर में 38.5 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। टोल टैक्स, रोड टैक्स के बाद चालान कमाई का नया जरिया है। लेकिन अपने शहर की सड़क की हालत देखिए, रेड लाइट दिखाई नहीं पड़ती। लाइट के आगे कभी खंबा, तो कभी पेड़, तो कभी पोस्टर। सड़क के किनारे की गंदगी भी थोड़ा देख लीजिए।
यह भी किसी देश के ही इंजीनियरों ने बनाई है। देख लीजिए अपनी आंखों से, जहां चौराहा है उसका आसमान खाली नजर आता है, किसी नेता का पोस्टर यहां नजर नहीं आता, कहीं कोई रुकावट नहीं, आपको बत्ती साफ साफ दिखेगी। ये वॉशिंगटन डीसी है, अमेरिका के दूसरे शहर भी। केवल बड़ी और ऊंची गाड़ी वालों को ना दिखे इसलिए यहां काफी ऊंचाई पर रॉड के ऊपर बत्ती लगाई गई है ताकि सबको दूर से दिख जाए। ये बत्तियां इस मकसद से लगाई गई हैं कि आपसे गलती ना हो। चौराहे पर बत्ती एक सूचना होती है, यह सूचना ठीक से नहीं मिलती है, पता नहीं चलता कि लाइट फेल हो गई है या अभी देर है, बस लोग रेड लाइट जंप करने लग जाते हैं। उनकी गलती बिल्कुल होती है, लेकिन वो गलती ना करें ऐसा इंतजाम भारत की सड़कों पर नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वे गलती करें ही। क्या आपको ऐसी साफ सुथरी बत्तियों वाला चौराहा अपने शहर में दिखता है? शहर के कुछ खास हिस्सों में दिखता है या पूरे शहर में दिखता है? दुनिया की हर समस्या का समाधान गोबर पोत लेने से नहीं निकलेगा। यह बात आपको कब समझ में आएगी? यह बर्लिन का एक चौराहा है। चौराहे पर आप इन निशानों को देखिए, पता चलता है ट्रैफिक व्यवस्था और इंजीनियरिंग कितनी विकसित है। फिर आप अपने शहर के किसी चौराहे से तुलना कीजिए, क्या यह भी कोई टेस्ला जैसी कार है जो हम नहीं बना सकते? इस तरह का चौराहा हम अभी तक क्यों नहीं बना पाए? विदेश में नाम हो गया, विदेश में जो काम हो रहा है वो भी तो देखिए। वैसा काम स्वदेश में कब होगा? क्या चौराहों को बेहतर करना इतना मुश्किल काम है? आपकी अपनी कमाई नहीं बढ़ रही है और सरकार की कमाई आपसे बढ़ती जा रही है। आप केवल टैक्स और जीएसटी नहीं दे रहे, टोल टैक्स ही नहीं दे रहे, बल्कि चालान से भी आप घेर लिए गए। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक विभाग से कह दिया गया है कि आप अपना खर्चा चालान से निकाल लीजिए। 3 साल में रेलवे को केवल टिकट कैंसिल से 1229 करोड़ की कमाई हुई है। जनवरी 2024 में टिकट कैंसिल से सरकार ने 430 करोड़ कमाए। क्या आपको पता है कि 2022-23 में 1,42,897 यात्री गाड़ियां लेट चली, जिसके कारण लाखों यात्रियों को परेशानी हुई? इतना पैसा कमाकर रेलवे की हालत यह है कि एक साल में 1.5 लाख ट्रेनें लेट हो रही हैं, 1,40,000 से अधिक गाड़ियां लेट चल रही हैं। तो क्या सरकार पर किसी ने कोई फाइन लगाई? नहीं लगाई, लेकिन आपने टिकट कैंसिल कराया तो सरकार ने उससे कमाई बढ़ा ली। 2019 से 2024 के बीच 1,16,000 से अधिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हुई हैं। हर घंटे करीब 3 ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। आप तक ऐसी जानकारी नहीं पहुंचती, और पहुंचती है तो आपको समझ नहीं आता इनका करें क्या। मस्जिद और मुसलमान का मसला होता है तो आप आपस में झगड़ लेते हैं, पड़ोसी से बहस कर लेते हैं और महसूस करते हैं कि आप विद्वान हो गए हैं भारतीय परंपरा और इतिहास के। ऐसी खबरों को लेकर आप क्या करेंगे कि आपसे जुर्माना वसूला जा रहा है, जीएसटी बढ़ती जा रही है, टैक्स के बोझ से आप दब गए हैं। क्या आपके भीतर इन बातों को समझने की कोई जगह भी बची है? यह हालत कर दी गई है आपकी। इसी शीतकालीन सत्र में रेल मंत्री ने कांग्रेस के सांसद कुलदीप इंदौरा के एक सवाल के जवाब में बताया कि एसी में दिए जाने वाले कंबल महीने में कम से कम 1 बार धोए जाते हैं। इस कंबल को कितने लोग ओढ़ते होंगे और इसकी धुलाई महीने में 1 बार। यह है सफाई का स्टैंडर्ड। इन पर बहस नहीं है, लेकिन इस पर है कि नेहरू ने क्या किया, अंबेडकर ने क्या किया। जो हो रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा, ना आप देखना चाहते हैं। बस एक ही राहत है कि लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल के सिस्टम और सब सिस्टम पर जीएसटी छूट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मुझे पता है कि आप मिसाइल नहीं खाते, पॉपकॉर्न खाते हैं, और मिसाइलें प्री पैकेज फूड आइटम नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री अक्सर ध्यान लगाने की बात करते, यह नहीं बताते कि ध्यान लगाना कहां है, वहां जहां से उन्होंने जनता का ध्यान भटकाया है या वहां जहां भटकाकर ध्यान ले जाया गया है। क्या आपको प्रधानमंत्री ने बताया कि इंडोनेशिया की प्रति व्यक्ति आय भारत से करीब डबल है? आखिर इंडोनेशिया बिना विकसित भारत के अभियान के कैसे भारत से आगे निकल गया, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $4,980 है और भारत की $2,700? यही चाहते हैं कि इन बातों पर बहस ना हो, इसलिए सबको मंदिर खोजने में लगा दिया गया है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करने की गलती मत कीजिएगा। अपने बुरे दिनों में भी अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $86,000 है। 10 साल में भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई? लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2024 में टाइम पत्रिका में देवाशीष रॉय चौधरी की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के मुकाबले आधी रही है। 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था खुलने के बाद से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीडीपी की विकास दर सबसे कम रही। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के मुकाबले मोदी सरकार के 10 साल में स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी कम रहा है। इस बीच अच्छा यह हुआ है कि आप सभी ने डॉलर से डरना बंद कर दिया है, वरना एक समय था जब आप डॉलर से कितना डरा करते थे। रुपया कमजोर होते ही थर-थर कांपने लग जाते थे, पुकारने लग जाते थे, नया नेता चाहिए, ये नेता नहीं चाहिए, मजबूत रुपया चाहिए। नए नेता ने भी कहा हम रुपए को मजबूत करेंगे। नया नेता मजबूत हो गया, रुपया कमजोर ही रह गया। सितंबर 2022 से ही रुपया डॉलर के सामने कमजोर होता जा रहा है। तब $1 81 रुपए का था और इस समय 85 रुपए का हो गया है। आम जनता डॉलर के खेल को क्या समझेगी? वो तो महंगाई से मरी जा रही है। 60 रुपए से $1 अब 85 रुपए का हो गया। डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? इसका एक कारण तो यह भी है कि हमें आयात के लिए डॉलर अधिक चाहिए, हम निर्यात उस अनुपात में नहीं कर पा रहे।
तो बहस किस पर होनी चाहिए? स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया पर। 10 साल होने जा रहे हैं इन नारों और योजनाओं के, तब भी भारत निर्यात प्रधान देश नहीं बन सका। लोकल को ग्लोबल बनाने वाले नारों का क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या निकला? क्यों दुनिया के निर्यात कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम बताई जाती है? आपका ध्यान इस पर नहीं दिलाया जाएगा। लेकिन आईफोन का निर्यात बढ़ गया है, इसकी खबर बार बार प्रमुखता से छपी मिलेगी हर जगह। क्या आपको कुछ संदेह नहीं होता कि क्यों स्मार्टफोन के निर्यात की खबर पर जोर दिया जा रहा है? सरकार स्मार्टफोन पर जोर दे रही है या निर्यात पर? जाहिर है निर्यात पर दे रही है, लेकिन इतने साल में दिखाने के लिए यही मिला, तो आए दिन स्मार्टफोन के निर्यात की खबर छापी जा रही है। इसके बाद भी तो सच यही है कि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दुनिया में मामूली है। लेकिन यह खबर इतनी जोर से आपको नहीं बताई जाती कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों का आयात कितना कर रहा है। 2023-24 में भारत ने चीन से $12 अरब का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात किया, $6 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हांगकांग से आयात किया। इसलिए देश में ध्यान भटकाने का निरंतर कार्यक्रम चल रहा है, ताकि आपको पता न चले कि 10 साल में प्रति व्यक्ति आय का क्या हाल है। क्या आप जानते हैं कि भारत की फैक्ट्रियों का हाल क्या है? इसी साल भारत के मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में 240 दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें 400 लोग मर गए, 850 लोग घायल हुए, जबकि बहुत से मामलों में तो दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग भी नहीं होती और आपको पता भी नहीं चलता। 400 लोग मरे। इस पर बिजनेस स्टैंडर्ड का एक संपादकीय पढ़ रहा था। फैक्ट्री की सेफ्टी पर कोई बहस या अभियान का नाम आपने सुना? इंडिया स्पेंड के एक अध्ययन के अनुसार 2017 से 2020 के दौरान भारत की फैक्ट्रियों में काम करते हुए हर दिन 3 मजदूर मरे हैं और 11 मजदूर घायल हुए हैं। यह है फैक्ट्रियों की सुरक्षा का हाल। कम पढ़े लिखे और कम कौशल वाले मजदूरों की उंगलियां ज्यादा कट रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार 8,000 रुपए महीने का कमाने वाले मजदूरों की उंगलियां ज्यादा कट जाती हैं। तो इंसान की गरिमा कहां बची है? इस पर बात नहीं होती। एक भीड़ पैदा कर दी गई है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को ठेलने में लगी है। मजदूरों की सुरक्षा की बात नहीं, लेकिन दिल्ली में धर्म की रक्षा के नाम पर युवाओं को त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। यही है ध्यान का भटकाना। धर्म की रक्षा करनी है तो त्रिशूल क्यों बांट रहे हैं? सिपाही की नौकरी का पत्र बांट दीजिए, सबको सिपाही की नौकरी दे दीजिए, कानून व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। सारी सुरक्षा या रक्षा बेरोजगारी करेंगे। कब तक ये राजनीति उनके भरोसे चलेगी जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें पता नहीं उनके जीवन और देश में क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।